एवर सिंस मार्वल और डीसी बने हैं तब से ही फैंस के बीच एक वॉर सी शुरू है, ये देखने कि किसका यूनिवर्स कितना बेटर है, क्योंकि इन दोनों ही सुपर हीरो यूनिवर्स में बहुत सी चीजें कॉमन हैं जो न चाहते हुए भी हमें एक दूसरे से लड़वाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम MCU और DCU के बीच ऐसी ही 10 सबसे बड़ी सिमिलरिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और चलिए शुरू करते हैं। अब अपना जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है वो है केओस बिटवीन द मेन सुपर हीरोज। सुपर हीरो की पेयरिंग MCU और DCU दोनों में ही कॉमन है। मार्वल के पास अगर स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क जैसा डुओ है तो DCU के पास बैटमैन और सुपरमैन का डुओ है। और जैसे हर एक डुओ में हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। टोनी स्टार्क को जहाँ रूल्स से खेलना पसंद नहीं है वही स्टीव रॉजर्स बिना रूल्स के नहीं खेलता। एंड ऐसा ही सिमिलर सा डिफरेंस बैटमैन और सुपरमैन के बीच है। दोनों की ही आइडियोलॉजीज एंड ओपिनियंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से वो दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे से एग्री नहीं करते। ऊपर से दोनों ही यूनिवर्सेस में उन्होंने अपने मेन हीरोज को आपस में लड़वाया है। अब इसका रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन मेन हीरोज के बीच लड़ाई करवाना दोनों ही यूनिवर्सेस में सिमिलर है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है अ वॉर टाइम हीरो। अब जैसे मार्वल के पास कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर्स जैसी मूवी है जो एक वर्ल्ड वॉर हीरो की स्टोरी डिफाइन करती है, वैसे ही DC में भी वंडर वुमन जैसी मूवी है जो सिमिलरली एक वर्ल्ड वॉर हीरो की कहानी दिखाती है। दोनों ही मूवीज में बहुत सी चीजें कॉमन है, जैसे कि दोनों ही मूवीज के मेन प्रोटैगनिस्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे होते हैं, दोनों को वॉर के वक्त प्यार हो जाता है, दोनों ही अपने आशिक से बिछड़ जाते हैं इन द सेंस वो वापस अपने आशिक से कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि स्टीव रॉजर्स बर्फ में जम जाता है तो पेगी को लगता है कि वो वापस नहीं आने वाला एंड स्टीव ट्रेवर प्लेन के ब्लास्ट में मार जाता है तो वो सच में वापस नहीं आता। अब हालांकि स्टीव रॉजर्स यानी कि अपना कैप्टन अमेरिका पेगी से बाद में वापस मिल पाता है, लेकिन तब तक के लिए बहुत देर हुई होती है। ऊपर से इन दोनों ही मूवीज के एंडिंग में सिमिलर है, जहां ये लोग एक डायरेक्ट टाइम जंप से सीधा प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट सिमिलर पॉइंट है वो है हिडन किंगडम्स विद एडवांस टेक्नोलॉजीज। एटलांटिस और वकांडा दोनों ही ऐसे किंगडम्स है जो बाकी के आउटर वर्ल्ड से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। ये दोनों ही किंगडम्स बाकी के वर्ल्ड से इतना अलग रहते हैं कि इन्हें किसी भी चीज से लेन देन नहीं होता, पर ये किंगडम्स टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी के वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते। अब एटलांटिस अटलांटिक ओशन में समाया हुआ एक प्राचीन शहर है, तो वकांडा अफ्रीका के जंगलों में बसी एक गुमनाम कंट्री जो किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सिमिलर पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स दैट क्रिएट द प्लॉट। अब MCU और DCU दोनों की मूवीज में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो उस मूवी का मेन प्लॉट बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे MCU में इन्होंने प्लॉट को बनाने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद ली, वैसे ही DC में उन्होंने प्लॉट को बनाने के लिए मदर बॉक्सेस की मदद ली। अब MCU में चीजें इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि इन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को कंसिडर करते हुए टोटल 20 से ज्यादा मूवीज के प्लॉट्स को डेवलप किया, और ऐसा ही DC के मदर बॉक्सेस के साथ भी है। अब इसके अलावा MCU और DCU की मूवीज प्लॉट को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, जैसे कि MCU में उन्होंने टेसरेक्ट, वाइब्रेनियम, आई ऑफ आगामोटो और इतर जैसी चीजों के अराउंड प्लॉट को डेवलप किया है। वैसे ही DCU में उन्होंने ट्राइडेंट ऑफ एटलन, क्रिप्टोनाइट, ड्रीमस्टोन, मदर बॉक्सेस और एंटीलाइफ इक्वेशन के अराउंड प्लॉट को डेवलप किया। नेक्स्ट जो सिमिलर पॉइंट है वो है डिसफंक्शनल टीम्स विद फैमिली बॉन्ड्स। अब जैसे हमारे मार्वल में अपने पास गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी टीम है जिसमें तरह तरह के एलियंस और गैलेक्सी भर के वियर्डोस भरे पड़े हैं, वैसे ही DCU के पास सुसाइड स्क्वाड जैसी टीम है जिसमें दुनिया भर के सारे वियर्डो क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। लेकिन इनमें कॉमन चीज ये है कि दोनों ही टीम्स स्टार्टिंग में अपने टीम मेंबर्स को पसंद नहीं करते थे। इन्होंने एक साथ मिलकर बड़े बड़े विलन्स को हराया, वैसे वैसे इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते गया एंड ये लोग न जानते हुए भी एक दूसरे की फैमिलीज बन गए। ऊपर से इन दोनों ही टीम्स में एक ऐसा मेंबर है जो पूरे VFX से बना हुआ है। MCU में देखा जाए तो ग्रूट और रॉकेट रकून है एंड DCU में क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है ट्रू बिग बैड विलन। MCU और DCU अपने विलन्स को लेकर इतने पॉजिटिव है कि वो उसे दिखाते वक्त भी थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। MCU की मूवीज में ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें कोई और विलन दिखाया गया है, लेकिन असल में मेन विलन कोई और होता है। जैसे कि एवेंजर्स 1 के वक्त हम सबको लगता था कि लोकी ही मेन विलन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लोकी को थैनोस ने भेजा होता है अर्थ को इन्वेट करने के लिए। और यही सिमिलर टेक्निक DCU वाले भी अप्लाई करते हैं। वो भी अपने मेन विलन छुपा कर रखते हैं और कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो विलन कहलाए जा सके। उन्होंने स्टार्टिंग में स्टेफन वुल्फ को एज अ मेन विलन के तौर पर दिखाया था, लेकिन वो मेन विलन नहीं होता, वो भी लोकी जैसे अर्थ पर भेजा हुआ डार्कसाइड का होता है। ऊपर से थैनोस और डार्कसाइड दोनों के पास खुद की एलियन आर्मी है जो उसके कहने पर किसी भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दोनों ही फ्रेंचाइजीज अपने मेन विलन को दिखाने से पहले छोटे छोटे विलन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कहानी बनी रह सके।
फिर नेक्स्ट है हीरोज विद फैमिली इश्यूज। अब जैसे मेरी ये वाली वीडियो देखी है उसे पता होगा कि मार्वल और डीसी दोनों ही अपने सुपर हीरो के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए उनके पेरेंट्स को मार देते हैं, या फिर वो अपने सुपर हीरोज और उनके पेरेंट्स के बीच ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि वो उसकी कहानियों को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सके। अब जैसे मार्वल में टोनी स्टार्क है स्पेसिफिकली अपने बाप से, वैसे ही डीसीयू में साइबॉर्ग है जिसने अपने एक्सीडेंट के बाद कभी अपने बाप से सीधी तरह से बात नहीं करी। टोनी का बाप यानी कि हॉवर्ड स्टार्क अपना फॉर्च्यून बनाने के चक्कर में टोनी को टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी और टोनी की ज्यादा नहीं बनती। एंड सिमिलरली साइबॉर्ग का बाप भी ऐसा ही था, वो भी अपने काम के चलते अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाता था। वो उसके ना ही स्कूल जाता था एंड ना ही उसके रग्बी मैच देखने आता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इसके अलावा स्टार लॉर्ड और एक्वामैन जैसे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड शेयर करते हैं जो इवेंचुअली उनके स्टोरी को और भी अच्छा बना देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आजकल सभी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस यूज करते हैं, विच इज पोस्ट क्रेडिट सीन टू सेट अप अपकमिंग मूवी सीक्वल्स। अब जो भी मार्वल फैन है उसे पता होगा कि मार्वल अपनी मूवी के एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट छोड़ जाता है जो उन्हें आने वाली मूवीज के लिए पूरी तरह से एक्साइट कर देता है। मार्वल अपनी सभी मूवीज या सीरीज के एंडिंग में, यानी कि जब कोई मूवी या सीरीज खत्म होती है तो उसके एंड क्रेडिट्स में वो अपने आने वाली मूवी का एक छोटा सा लुक या अपने नेक्स्ट बिग विलन को टीज कर देते हैं, जिससे कि फैंस में उस मूवी के रिगार्डिंग और भी ज्यादा हाइप बनी रहती है। ये तब शुरू हुआ जब आयरन मैन 1 के एंडिंग में निक फ्यूरी आकर टोनी स्टार्क को एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए अप्रोच करता है, और इसके बाद से ही हमने मार्वल की हर एक मूवी में एक ना एक देखने को जरूर मिला है। अगर हम लकी रहे तो कभी कभी दो भी मिलते हैं। एंड यही सेम लाइन अब डीसीयू भी फॉलो कर रहा है। हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एंडिंग में एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा एंड जस्टिस लीग के स्नाइडर कट में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा। अब अपना अगला पॉइंट है वन इवेंट टू ड्राइव द हीरोज अपार्ट। मार्वल और डीसी दोनों के पास अपने अपने सुपर हीरो टीम्स हैं जो दुनिया पर आने वाले खतरे से डील करते हैं, एंड यही लगभग सभी मूवीज में कॉमन होता है। लेकिन मार्वल और डीसी ने अपनी मूवीज में स्पेसिफिकली ऐसा एक इवेंट क्रिएट करा है जिससे कि वो अपने हीरोज को आपस में लड़वा सके, जैसे उन्होंने एमसीयू की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एंड डीसीयू की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में किया। दोनों ही मूवीज में उन्होंने अपने मेन कैरेक्टर्स जैसे आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन एंड बैटमैन के बीच फाइट लगवा कर पूरी टीम को बांट दिया। अब कैप्टन अमेरिका दी सिविल वॉर में वो जनरली एवेंजर्स को इक्वल हाफ में बांट देते हैं सिवाय थॉर एंड हल्क के, लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में वो खाली सुपरमैन को बैटमैन से लड़वाते हैं क्योंकि उस पॉइंट तक जस्टिस लीग बनी नहीं होती। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि दोनों ही मूवी फ्रेंचाइजेस एक ही तरह की कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। नेक्स्ट है स्टोरीज आउट ऑफ मेन टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के मामले में मार्वल का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ये मूवीज के टाइमलाइन को लेकर इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं कि इनकी मूवीज देखते वक्त आपको टाइमलाइन की जरा भी चिंता करनी नहीं पड़ती कि भाई पहली मूवी कौन सी देखनी है कौन सी दूसरी, क्योंकि ये अपनी सभी मूवीज ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर मूवी आती है तो ये इस टाइमलाइन में बेस्ड होगी और अगर ये आती है तो ये इस टाइमलाइन में बेस्ड होगी। हालांकि कभी कभार इनके टाइमलाइंस भी मेस्ड अप हो जाते हैं और आउट ऑफ ऑर्डर चले जाते हैं। इन दोनों ही फ्रेंचाइजीज ने ऐसी मूवीज निकाली है जो रिसेंटली हुए इवेंट्स के कई सालों पहले की है और जो उस करंट टाइमलाइन में फिट नहीं बैठती, जैसे कि 2019 में रिलीज हुई कैप्टन मार्वल मूवी। ये मूवी एक सुपर हीरो की ओरिजिन मूवी है जिसकी ओरिजिन 1995 की है, लेकिन इन्होंने इसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद रिलीज किया जो किसी भी ओरिजिन मूवी के लिए सही टाइम नहीं था। प्लस हाल ही में रिलीज हुई ब्लैक विडो मूवी वो भी जरा आउट ऑफ ऑर्डर थी क्योंकि उसके इवेंट्स सिविल वॉर के बाद के थे, पर इन्हें अब जाकर दिखाया गया है। लेकिन फिर भी मार्वल ने कैसे तैसे इसे भी अपने टाइमलाइन में फिट कर दिया। वही अगर हम डीसीयू की बात करें तो भाई इनका आपस में ही डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सी मूवी पहले निकालनी है कौन से बाद में, जिसकी वजह से वंडर वुमन की दोनों ही मूवीज आउट ऑफ टाइमलाइन है क्योंकि उन्होंने भी रिसेंटली हुए इवेंट्स जैसे कि जस्टिस लीग उसके बाद उसे रिलीज किया, जिसकी वजह से वो उन करंट इवेंट से मैच नहीं हुआ। अब इसके अलावा मूवीज में कई बार ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसे राइटर्स और डेवलपर्स बनाते समय नोटिस नहीं कर पाते। तो अगर आपको भी ऐसी मिस्टेक्स जाननी है तो आप हमारी ये बिगेस्ट मिस्टेक्स इन MCU वाली वीडियो देख सकते हैं। I come in my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they